नेशनलिज्म इन इंडिया, हम पहले भी पढ़ रहे थे नेशनलिज्म इन यूरोप, और हमें अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया कि नेशनलिज्म का मतलब क्या हो गया। हमने देखा नेशनलिज्म एक प्रोसेस से, जिस प्रोसेस के थ्रू लोगों में ये कंसेप्ट डाला जाता था कि नेशन स्टेट्स हो क्या गए, जिस प्रोसेस के थ्रू नेशन स्टेट जो है एम लोगों का वो अचीव किया जा रहा था। अब सिमिलरली ऐसी ही प्रोसेस इंडिया में भी चली थी। अब इंडिया में किन लोगों ने स्टार्ट किया इस प्रोसेस को, कैसे किया, किन लोगों का सामना करना पड़ा, किन लोगों के अपोजिट वो हो गए, क्या पॉलिसीज उन पे थी, फिर क्या उसका अपोजिट करना पड़ा, क्या उनको एग्री करना पड़ा, जो भी प्रोसेस इंडिया में नेशनलिज्म या नेशन स्टेट्स क्रिएट करने के लिए लगी, वो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। इस यूनिट में हम एक एक अहम चीफ प्रोटोगनिस्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है महात्मा गांधी। उसका कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे पूरे इंडिया की आज़ादी के लिए। इस यूनिट में और भी हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का क्या कंट्रीब्यूट रहा इंडियन का जो ये फ्रीडम है अचीव करने के लिए। तो जो हम स्टार्ट करेंगे, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। इंटीमेटली मीन्स क्लोजली। जब हम देखते हैं इस नेशनलिज्म प्रोसेस को इंडिया में, तो हमें क्लोजली ये चीज नजर आता है कि ये प्रोसेस तब स्टार्ट हुई है, या ये प्रोसेस स्टार्ट की ही गई थी किन के लिए, कॉलोनियल मूवमेंट के लिए, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के लिए, कॉलोनियलिज्म को खत्म करने के लिए। जब हम कॉलोनियलिज्म अलग से पढ़ते हैं 8th क्लास में, तो हमें अच्छे से समझ आता है कि कॉलोनियलिज्म उस दौर को कहा जाता है इंडिया में जिस दौर में इंडिया में इंग्लैंड या ब्रिटिश सरकार जो है रूल करती थी। So the Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to forge groups together within one movement. However, the unity did not emerge without conflict. 1947 से पहले हमने देखा इंडिया का सिस्टम, इंडिया का हाल कुछ डिफरेंट था। कास्टिज्म भी बहुत ज्यादा था, सोसाइटी जो है डिफरेंट डिविजन्स में, डिफरेंट डिविजन्स वहाँ पे थे, डिफरेंट सोशल क्लासेस वहाँ पे थे। अमीर लोगों का अलग क्लास था, गरीब लोगों का अलग क्लास था, वर्किंग लोगों का अलग क्लास था। कास्टिज्म का बहुत ज्यादा अहम किरदार तब जाके इंडियन सोसाइटी में था। हमने देखा सोसाइटी 4 बड़े कास्ट्स में डिवाइड हुई थी, जिसमें ब्राह्मण्स थे, के क्षत्रियास थे, वैश्यास थे और शूद्रास थे। शूद्रास को सबसे लोअर स्टेप पे तस्वुर किया जाता था, और ब्राह्मण्स को सबसे हायर स्टेप पे या हायर लेडर पे तस्वुर किया जाता था। तो जब ये कास्टिज्म का सिलसिला वहां पे इंडिया में चल रहा था, तो इस कास्टिज्म की बेसिस पे जो है वहां पे बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट होते थे, क्योंकि आपस में एक दूसरे को एक दूसरे के साथ बनती नहीं थी। कम्युनिटीज को एक दूसरे के साथ बनती नहीं थी। हायर क्लास को लोअर क्लास के साथ बनती नहीं थी, और लोअर क्लास को तो ऑलमोस्ट वो सबऑर्डिनेट रहना पड़ता था। तो इस वजह से जो है बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ करता था तब जाके इंडियन सोसाइटी में। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा क्या हुआ कि तब जाके जब 1947 से पहले एक ये नेशनलिज्म की जो प्रोसेस चलाई गई, इस नेशनलिज्म में, इस प्रोसेस में और एक तब जाके एक सिस्टम सामने आया। वो सिस्टम क्या था, रिलीजियस का भी बहुत ज्यादा अहम रोल तब हुआ। रिलीजियस ने भी बहुत ज्यादा अहम रोल तब अदा किया। रिलीजियस की बेसिस पे भी लोग डिवाइड हुए, हिंदू मुस्लिम अलग अलग से हिंदू मुस्लिम डिवीजन चला। तो ये बहुत ज्यादा अहम था तब। अगर इंडिया को आज़ाद होना है, तो आज़ाद होने के लिए पहले एक यूनिटी होनी चाहिए। तो उस यूनिटी बनाने के लिए गांधी जी ने पहले कौन कौन से स्टेप्स लिए, कैसे लिए, वो भी हम आगे इस यूनिट में पढ़ेंगे। बात करेंगे स्टार्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार की। जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन तब इंडिया में चला। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो ही फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था 1940 से लेकर 1919 तक, तो फिर इंडिया में अलग एक मूवमेंट चला, जिस मूवमेंट का नाम पड़ा खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम देखेंगे इसमें कौन थे, क्यों थे, और किसने ये स्टार्ट किया। National movement was spreading in new areas in 1919 and incorporating new social groups and developing new modes of struggles. हमने देखा जब 1919 की हम बात करते हैं, तो इंडिया में डिफरेंट कम्युनिटीज जो हैं यूटिलाइज किए गए इस नेशनलिज्म के लिए, नेशनलिज्म प्रोसेस के लिए, ताकि इंडिया जो है आज़ाद हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ा, गांधी जी हो या जवाहरलाल नेहरू हो या बाकी कांग्रेस के लीडर्स हो, सब जो भी तब जाके मेन लीडर्स थे या मेन प्रोटोगोनिस्ट थे इस नेशनलिज्म प्रोसेस के, उन्होंने अहम किरदार अदा किया। सब गाँव चले गए, एक गांव के बाद दूसरे गांव में चले गए, फैक्ट्रीज में चले गए, वर्कर्स के पास चले गए, लिबरल्स के पास चले गए, पढ़े लिखे लोगों के पास चले गए, मिडिल क्लासेस के पास चले गए। जो भी तब जाके इंडियन सोसाइटी के लोग थे, हर एक के पास
ये डिफरेंट लीडर्स चले गए, इनको समझाया, मास गैदरिंग्स की और बड़े बड़े प्रोसेशंस चलाए इन्होंने, इंडियन लीडर्स ने, स्पेशली गांधी जी हो या जवाहरलाल नेहरू हो। तो उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया अपने अपने तबके से, टीचर्स को मोटिवेट किया अलग से, स्टूडेंट्स को अलग से मोटिवेट किया, वर्कर्स को अलग से मोटिवेट किया, पढ़े लिखे लोगों को अलग से मोटिवेट किया, और इनको मोटिवेट करके इन्होंने फिर इनको यूटिलाइज किया एक स्ट्रगल के लिए। Mahatma Gandhi came to India, and the idea of satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. तो महात्मा गांधी जब आए, इन्होंने अपना एक मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया। इन्होंने ये जो भी मूवमेंट चलाया अपनी तर्ज पे चलाया। वो तर्ज क्या था? वो था सत्याग्रह। सत्याग्रह मीन्स नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि इन्होंने कहा, जहां पे भी चले गए, जिन लोगों के साथ भी बात की, उन्होंने कहा कि हमारा मेन सेंट्रल आइडिया इस स्ट्रगल का होना चाहिए नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि जहां पे भी आप जाओ आपको पीसफुल प्रोसेशन करना है, आपको कहीं पे भी नॉन वायलेंस यूज नहीं करना है, नॉन वायलेंस इख्तियार नहीं करना है। लेटर हम देखेंगे कि बिहार चंपारण में भी कैसे फिर नॉन वायलेंट स्ट्रगल या नॉन वायलेंट जो है कन्वर्ट हो गया फिर वायलेंस में, फिर उसको गांधी जी को अल्टीमेटली जो है मोमेंट स्ट्रगल जो है कॉल ऑफ करना पड़ा। In 1916, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. यहाँ पे अगर हम पॉइंट को देखेंगे, पॉइंट नंबर 4 को, तो चंपारण में अलग से लोगों को जुल्म होता था। वो लोग कौन थे? वो पीजेंट्स थे जो प्लांटेशन फील्ड्स में काम करते थे। इनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनको बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव थे इनके ये कॉन्ट्रैक्टर्स। इनको ना पैसे देते थे, बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। इंडिगो प्लांटेशन की बात हम करेंगे तो तब जाके वहां पे इंडिगो प्लांटेशन होती थी, इनको जबरदस्ती प्लांटेशन कराया जाता था। तो 1916 में वहां गांधी जी खुद चले गए और वहां लोगों के साथ बात की और वहां के लोगों को मोटिवेट किया स्ट्रगल का, इसके लिए, स्ट्रगल के लिए, मूवमेंट के लिए। और फिर वो लोग जो है वहां पे तैयार हो गए अपने हक के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह असल में था क्या? तो कैसे ये आया और फिर इसमें कितना रोल इंडिया में रहा इस नेशनलिज्म प्रोसेस को चलाने के लिए, इस इंडिपेंडेंस को आजाद करने के लिए? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। कहां से वापस आए? वो साउथ अफ्रीका से वापस आए। His heroic fight for the Indians in South Africa was well known. His novel method of mass agitations known as satyagraha had yielded good results. इसने इससे पहले सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में भी चलाया था, तो वहां पे उसको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिला था। तो वो इस चीज से मुतासिर हुए थे वहां साउथ अफ्रीका में, और फिर वो जब वापस आए तो उन्होंने एग्जैक्टली वही प्रोसेस इंडिया में भी चलाई। कौन सी प्रोसेस? सत्याग्रह। सत्याग्रह मीन्स सब लोगों को इकट्ठा किया, इनको लेसन्स दिए कि प्रोटेस्ट करना है, अपने हक के लिए लड़ना है, लेकिन इसमें मेन सेंट्रल आइडिया ये रहना चाहिए कि ये नॉन रेजिस्टेंस होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसमें कोई खून खराबी नहीं होनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि पीसफुली आपको प्रोसेस करना है, मार्च करना है। जो भी आपकी डिमांड्स होगी वो आपको उनके सामने रखनी है, लेकिन पीसफुली, लड़ाई वगैरह नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो भी सच होगा तो सच आखिरकार सामने आ ही जाएगा। सर्च फॉर ट्रूथ, आपको हमेशा सच की खोज करनी है, सच का तलाश करना है, और जो सच है वो आखिरकार सामने आ ही जाएगा। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। इस सत्याग्रह के पीछे आइडिया ही यही था कि आपको जो है सच का सामना करना है, और आपको सच जो है सच ढूंढना ही ढूंढना है, और जो सच है वो आखिरकार फिर सामने आ ही जाएगा। तो सच की ये लड़ाई थी। तो जब आपको कल हो सकता है ऑब्जेक्टिव मार्क्स आ जाए तो सत्याग्रह का लफ्जी माने, तो वहां पे आप सिंपली ये कोट कर सकते हैं, इट्स अ सर्च फॉर ट्रूथ या इट्स अ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। तो सर्च फॉर ट्रूथ वहां पे होगा, वही डालिएगा, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस होगा, वही डालिएगा। In 1960, Gandhi traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. ये हमने पहले ही पढ़ा। In 1917, crops failed in Kheda district of Gujarat, but the government refused to remit land revenue and insisted on its full collection. 1917 में क्या हुआ? क्रॉप्स फील्ड इन खेदा डिस्ट्रिक्ट। ऐसे ही स्टोरी गुजरात की भी है, जैसे बिहार की है। डिफरेंट स्टेट्स में तब जाके प्लांटेशंस होती थी, क्रॉप फील्ड्स हुआ करते थे, लोग पीजेंट्री का काम किया करते थे, प्लांटेशन फील्ड्स में काम किया करते थे, और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स
कॉन्ट्रैक्टर्स भी हुआ करते थे, यानी कि जैसे कि अभी हमारा यहाँ पे सीजन चल रहा है, आजकल हमारी जो भी यहाँ से खेत से निकलती है तो हम उसको बेचते हैं या हमें यहाँ से लेने के लिए आते हैं, तो वैसा ही सिस्टम वहां पे भी हुआ करता था। तो वहां से लेकिन इनको फोर्सफुली काम कराया जाता था, इनको ब्रिटिश सरकार फोर्सफुली, या जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स ब्रिटिश सरकार की तब जाके हुआ करते थे, उनको वो फोर्सफुली बोलते थे कि आपको ये चीज जो है प्रोड्यूस करनी है, आपको इतना प्रोड्यूस करना है, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इसकी इतनी क्वालिटी होनी चाहिए। बिहार और इसकी गुजरात की ऑलमोस्ट एक ही स्टोरी है। खेदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ करता था, चंपारण बिहार में हुआ करता था, और दोनों जगह पे फिर एंड पे इन्होंने, गांधी जी ने लोगों को, वहां के पीजेंट्स को इंस्पायर किया इस स्ट्रगल के लिए। In 1918, Mahatma Gandhi intervened in a dispute between workers and mill owners of Ahmedabad. He advised to workers to go on strike and to demand a 35% increase in wage. तो अहमदाबाद की बात करेंगे तो तब जाके 1918 में गांधी जी चले गए अहमदाबाद। वहां के मिल वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, मिल्स में काम करते थे, वहां उनको बहुत ज्यादा कम वेज दिया करते थे, उनको बहुत ज्यादा कम वेज पे वो लेते थे, वो कॉन्ट्रैक्टर्स या मिल ओनर्स। तो फिर क्या हुआ कि गांधी जी ने उनको भी इंस्पायर किया, आप जो है इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, स्ट्राइक कीजिए, काम बंद कीजिए, और काम बंद करने के बाद अपनी डिमांड सामने रखिए। सामने रखने क्या रखनी है, कौन सी डिमांड सामने रखनी है, आपको जो है अपना इंक्रीज मांगना है, इंक्रीमेंट मांगना है वेज में। तो ऐसे हम अभी तक पॉइंट नंबर 5 तक या कंक्लूड कर सकते हैं ये चीज कि गांधी जी हर तबके के पास चले गए, चाहे कोई इंडिगो प्लांटेशन करता था, चाहे कोई कॉटन प्लांटेशन करता था, चाहे कोई मिल वर्कर्स थे, चाहे कोई फैक्ट्री वर्कर्स थे, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई सिविल सर्वेंट हो, हर एक के पास, हर एक कम्युनिटी के पास गांधी जी चले गए, उनको जुल्म के खिलाफ समझाया और इनको मोटिवेट किया, इनको इंस्पायर किया इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता इसी चीज ने फिर पूरी इंडिया को यूनिफाइड किया, इसी चीज ने पूरी इंडिया में जो है यूनिटी क्रिएट की। लोग पहले डिवाइड हुए थे, अलग अलग कम्युनिटीज थे, मानो कि अगर कोई मिल वर्कर्स या मिल वर्कर्स एसोसिएशन थी, बाकी लोग जो है इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स जो है वो बोलते थे कि मिल वर्कर्स की अपनी प्रॉब्लम है, हमारी अपनी प्रॉब्लम है, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को पहले समझते नहीं थे। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, जब गांधी जी इसमें इंटरवीन कर गए, जब गांधी जी एक एक के पास चले गए, फिर लोगों में ये सोच आ गई कि वो वर्कर्स भी हमारे भाई हैं। तो फिर सारे पूरे इंडिया के वर्कर्स मिले, चाहे वो प्लांटेशन वर्कर्स पे थे या मिल वर्कर्स थे या फैक्ट्री वर्कर्स थे, सारे वर्कर्स मिले, यूनिफाइड हो गए, यूनाइटेड हो गए, और फिर जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। लड़ना क्या था कि प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, काम बंद किया, स्ट्राइक्स किए, इनका जो भी फरमान हुआ करता था ब्रिटिश सरकार का, जो भी ऑर्डर्स निकलते थे उनको वो रिफ्यूज करते थे लेने से। सत्याग्रह brought गांधी जी into close touch with the workers in the urban areas। तो फाइनली क्या हुआ कि गांधी जी जो है बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में आ गए वर्कर्स के साथ, क्योंकि वो वर्कर्स के पास खुद चले गए, उनके साथ बात की, उनके साथ गैदरिंग्स की, उनको गैदरिंग्स में समझाया। इतना नहीं बल्कि जहां पे भी गांधी जी फिर जाते थे वहां पे बहुत ज्यादा बड़ी गैदरिंग्स हुआ करती थी। अगर इवन कहीं गांधी जी पे कहीं ऑन द वे हुआ करते थे, कहीं से वो बैठते थे, पानी पीते थे, तो वहां से भी लोग जमा होते थे ताकि वो गांधी जी जो भी बोले वो बात सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करे। तो 1990 ये जब गांधी जी आए तो इसके बाद जो है ये सिलसिला चलता रहा तब तक जब तक इंडिया जो है आजाद हो गया। रॉबलेट एक्ट, रॉबलेट एक्ट की एक अपनी हिस्ट्री है। रॉबलेट एक्ट क्यों लाया गया, ऐसा ही एक्ट अभी भी क्या अभी कहीं पे इंडियन सिस्टम में मौजूद है जो रॉबलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार ने लाया था, वो भी इसमें देखेंगे। रॉबलेट एक्ट क्यों लाना पड़ा, अब हमने देखा अभी तक इस आइडिया ऑफ सत्याग्रह में कि पूरे इंडिया में जो भी लोग थे, चाहे वो वर्कर्स फैक्ट्रीज में थे, चाहे वो वर्कर्स प्लांटेशन फील्ड्स में थे, जो भी लोग थे, चाहे वो घर बैठे लोग थे या काम करने वाले लोग थे, ऑलमोस्ट सारे लोग तैयार हुए थे अब प्रोटेस्ट करने के लिए। इट मीन्स कि वो अब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हुए थे। इट मीन्स कि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुए थे। सिंपल सी भाषा में हम कहेंगे कि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुए थे। अब ब्रिटिश सरकार का क्या काम बनता था कि अब इनको कैसे कंट्रोल करेंगे। जैसे कि एक चोर को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, वो आगे चोरी ना करे, जब वो चोरी करता है फिर उसके खिलाफ एफआईआर होता है, एफआईआर होने के बाद उसको जेल में बंद रखते हैं, उसके खिलाफ सजा होती है, या कोई गुनाह करता है इसके खिलाफ एफआईआर होती है, फिर वो बंद किया जाता है अकॉर्डिंगली जो भी उसको सजा दी जाएगी अपने जुर्म में। वैसा ही सिस्टम इंडिया में हुआ था।
लोग जो है अंग्रेज सरकार के खिलाफ हुए थे। अब अंग्रेज सरकार ने सोचा कि अब हम इनको कैसे रोक के रखे ताकि ये फर्दर जो है अंग्रेज सरकार के खिलाफ ना हो जाए। तो फिर क्या हुआ, रॉवलेट एक्ट लाया गया लोगों को कंट्रोल करने के लिए। When the Rowlatt Act 1919 was passed hurriedly through the Imperial Legislative Council in spite of unanimous oppositions of the Indian members, Gandhiji's patience comes to an end. ये क्या हुआ कि रॉवलेट एक्ट जब पास किया गया अंग्रेज सरकार की तरफ से, इंडियन लीडर्स जो भी थे या इंडियन मेंबर्स तब जाके जो भी थे ब्रिटिश सरकार के साथ, उन्होंने इंडियन मेंबर्स ने इस चीज को कंप्लीटली रिफ्यूज किया। उन्होंने बोला कि ऐसा कानून यहाँ पे इंडिया में नहीं चलेगा, नहीं होना चाहिए। तो इंडियन मेंबर्स ने इस चीज को रिफ्यूज किया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने फिर भी किया क्योंकि अंग्रेज सरकार की मेजोरिटी थी। तो इस चीज के साथ जो है गांधी जी के पेशेंस खत्म हो गए। पेशेंस मींस उसका सब्र खत्म हो गया। गांधी जी को जब ये बात समझ आई कि ऐसा एक्ट पास किया गया है तो ये बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक है, ये बहुत ज्यादा लोगों को बंद करेगा, बहुत ज्यादा लोग इसे जेल में चले जाएंगे, गांधी जी की जो पेशेंस है वो खत्म हो गई। Gandhi wanted non-violent disobedience against such unjust laws, which would start with a हड़ताल on 6th of April. गांधी जी ने क्या किया अब कि इसने लोगों को बोला अब आप जो है हड़ताल पे चले जाइए। जैसे कि यहाँ पे कश्मीर में होता है, कोई भी कॉल देनी हो हड़ताल होता है। हड़ताल से क्या होता है कि एक मैसेज आगे जाती है कि हम जी हैं आपके इस लॉ के साथ नहीं, आपके इस लॉ के साथ हम हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम आपका ये लॉ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो गांधी जी ने भी ऐसे ही 1919 के अप्रैल में कॉल दी और 6 अप्रैल डेट था जब उन्होंने कॉल दी कि इस रॉवलेट एक्ट के खिलाफ जो है हड़ताल की कॉल में देता हूं और पूरा नेशन वाइड बंद होना चाहिए। तो 6 अप्रैल को जो है हड़ताल होता है पूरे इंडिया में। 6th April 1919 was observed as Satyagraha Day when people all over the country observed fast and हड़ताल। तो 6 अप्रैल जो है सत्याग्रह डे मनाया गया और इस दिन पे क्या हुआ, पूरे मुल्क में एक तो फास्ट और हड़ताल ऑब्जर्व किया। फास्ट मींस फाका इन्होंने किया, जिसे हम कहते हैं भूख हड़ताल पे चले गए, भूख हड़ताल इट मींस भूख हड़ताल पे वो चले गए 6 अप्रैल को, और इस दिन को सत्याग्रह डे भी कहा गया। 1919 की ही बात है जब द कंट्री विटनेस्ड अ रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। तो इसी कानून के खिलाफ, रॉवलेट एक्ट के खिलाफ ही बहुत सारे लीडर्स को, जो भी लीडर्स जो है प्रोसेशंस को लीड करते थे, जो भी लीडर्स लोगों को लीड कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ होता है कोई एक लीडर होता है, उसके पीछे 100 हजार या 10,000 या 1 लाख लोग चले जाते हैं। जो भी एक लीडर कॉल देता है उसको लाखों लोग फॉलो करते हैं। तो वैसा ही कुछ इंडिया में हुआ। रॉवलेट एक्ट के तहत जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो भी लोगों को कंट्रोल करते थे, जिनको बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, लोगों की फॉलोइंग थी, उन लीडर्स को जो है अरेस्ट किया गया। अमृतसर के शहर में उनको अरेस्ट किया गया और गांधी जी को भी बैन किया गया। गांधी जी को कहा गया कि आप जो है दिल्ली में नहीं आ सकते। वैसे ही जैसे कि डिफरेंट कश्मीर में डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स को हाउस अरेस्ट किया जाता है, या इंडिया के बाकी सिटीज में या बाकी स्टेट्स में भी किसी लीडर्स को हाउस अरेस्ट किया जाता है, या किसी लीडर को कहा जाता है कि आप जो है फलानी जगह नहीं जाना क्योंकि आपके जाने से वहां से पीस में जो है मुदाखलत हो सकती है, पीस में जो है कुछ हलबली हो सकती है। तो रूल एंड लॉ जो है डिस्टर्ब ना हो जाए इसलिए आपको रोका गया है, इसलिए आपको जो है हाउस अरेस्ट किया गया है। तो वैसे ही 1919 के ही अप्रैल महीने में जो है डिफरेंट लीडर्स को पिकअप किया गया, उनको जेल में बंद रखा गया और गांधी जी को भी कहा गया कि आप जो है दिल्ली में एंटर नहीं हो सकते, दिल्ली में आप नहीं जा सकते। दिल्ली तब जाके जो है सेंटर हुआ करता था इस पूरे निजाम का, वहीं से सारा सिस्टम चलता था। तो ऑन 10th of April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks. फिर क्या हुआ, 10th of April, 6th of April को हमने देखा भूख हड़ताल स्टार्ट हुआ। 10th of April को क्या हुआ, एक प्रोसेशन थी, लोगों का हुजूम था। इस हुजूम पे जो है अंग्रेज सरकार की तरफ से गोलियां चलाई गई। जैसे कि कहीं पे होता है जब प्रोटेस्ट जो है अनकाबू होता है, काबू में ना होता है, ये काबू से बाहर होता है, तो फिर उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल में करने के लिए कुछ टीयर गैस या तो बुलेट फायर्स या तो बाकी शेल्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं। वैसा ही अमृतसर में 10th of April को हुआ और लोगों पे गोलियां चलाई गई। तो 10th of April के बाद क्या हुआ, जलियांवाला बाग। A large crowd gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग, यानी कि इस चीज को अब
कंडेम करने के लिए, 10 अप्रैल के इस एक्ट को कंडेम करने के लिए, यानी कि इस चीज को कंडेम करने के लिए फिर नेक्स्ट डे लोगों का बहुत ज्यादा हुजूम, नेक्स्ट दिनों में बहुत ज्यादा लोगों का हुजूम जो है अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग, उसमें जमा हुए। और ये बैसाखी का दिन था। बैसाखी मीन्स जिस दिन ये फसल वगैरह जो है बोते हैं। तो बैसाखी के दिन पे बहुत ज्यादा लोग जमा हुए। क्यों हुए? ताकि ये इस एक्ट को कंडेम करे, जो 10 अप्रैल को एक्ट हुआ था अमृतसर में, लोगों पे गोलियां चलाई गई। इन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था जलियांवाला बाग में। People came to protest against government's repressive measure while some came to attend the annual बैसाखी फेयर। कुछ लोग सरकार के खिलाफ नाराबाजी करने के लिए आए, कुछ लोग जो है बैसाखी का जो ये त्योहार था इसको एंजॉय करने के लिए आए थे। अब दोनों तरह के लोग जो भी आए थे अपने इंटेंशंस लेके, कुछ बैसाखी का इंटेंशन लेके आए थे, कुछ सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का इंटेंशन लेके आए थे, दोनों आए थे जलियांवाला बाग में मिले। और फिर क्या हुआ? जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपनड फायर ऑन द क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स। जनरल डायर ने क्या काम किया? तब जाके जनरल थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से, इसने क्या काम किया? इसने एग्जिट पॉइंट्स को बंद किया, ब्लॉक किया। एग्जिट पॉइंट्स मीन्स भागने का रास्ता या बाहर निकलने का रास्ता इसने बंद किया। और बंद करके इनको बीच बाग में या सीधा उन्होंने फायर किया। तो जिस फायर के बाद जो है हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है इनकी डेथ हुई, इनका इख्तिताम हुआ। So the government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. गवर्नमेंट ने अब प्लान ही बनाया था कि जो भी लोग अब हाथ में आएंगे इनको बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से, ब्रूटल इवन कि इसमें कुछ लोगों को फिर वो जैसे कि हम यहाँ स्कूल में मुर्गा बनाते थे, हमारे जमाने में बच्चों को मुर्गा बनाया जाता था, लोगों को वहां पे मुर्गा बनाया, लोगों को वहां पे उन्होंने कान पकड़ कर आई, लोगों को वहां पे उन्होंने बोला कि जब भी आपको कोई अंग्रेज सरकार सामने आएगा तो उसको सलाम करनी है। इतना इन्होंने लोगों को डराया, इतना इन्होंने लोगों को टेरराइज किया कि लोगों के दिलों और दिमागों में अब खौफ बैठा था अंग्रेज सरकार का। इतना खौफ इन्होंने डेवलप किया था इस रॉबलेट एक्ट से। Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground and crawl on the streets and to salute to all sahibs। ये मैंने बोला कि सत्याग्रहीज यानी कि इस प्रोटेस्ट में, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस में हिस्सा लेने वाले लोगों को फिर एक तो इनको कहा जाता था कि जब भी आपको ये वाइट लोग मिले, अंग्रेज लोग मिले, साहिब जिनको कहा जाता था, साहिब लोग मिलेंगे, उनको आपको सलाम करनी है। तो फिर खिलाफत मूवमेंट, ये आपको क्वेश्चन आएगा इस पे जलियांवाला बाग पे डेफिनेटली। फिर जो है खिलाफत मूवमेंट क्या था? नाम से ही पता चलता है खिलाफत इस्लामिक वर्ड है, खलीफा, और इससे हमें पता चलता है कि ये जो है इस्लामिक रूल का नाम है। खिलाफत जो है इस्लामिक रूल का नाम है। तो ये इस्लामिक रूल के नाम पे अब कौन सा मूवमेंट इंडिया में चला वो भी देखेंगे। Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement. It was still limited mostly to cities and towns. Rowlatt Satyagraha जो है, अब Rowlatt के ज़माने ये इस एक्ट पे जो भी ये हुए प्रोटेस्ट्स हुए, अगरचे ये प्रोटेस्ट्स बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड थे, बहुत ज्यादा पूरे ऑलमोस्ट हिंदुस्तान में थे, लेकिन अभी भी ये जो है ये पूरे खाली सिटीज में थे, टाउन्स में थे, अभी ये गाँव में एंटर नहीं हुए थे, अभी गाँव के लोग बैठे थे, गाँव के लोग अभी इसमें हिस्सा नहीं लेते थे। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब गांधी जी को लग रहा था अभी तक हमने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया या रॉवलेट एक्ट के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किए, इस रॉवलेट एक्ट के खिलाफ जो हमने प्रोटेस्ट किया या सत्याग्रह हमने ये चलाया, मूवमेंट चलाया, इसमें अभी शहर के लोगों ने हिस्सा लिया है, गांव के लोगों ने अभी इसमें हिस्सा नहीं लिया है। अब हमें चाहिए क्या है कि हमारी जो नीड ऑफ द आवर है या डिमांड ऑफ द आवर है वो ये है कि गांव के लोग भी कहीं से इसमें हिस्सा लेने चाहिए, गांव के लोग भी इसमें इस मूवमेंट में, इंडिया के इस नेशनलिज्म प्रोसेस में हिस्सा लेने चाहिए, तभी जाके एक ये मास मूवमेंट बनेगा। और जब ये मास मूवमेंट बनेगा फिर अंग्रेज सरकार के खिलाफ भागने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। But he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims close together। हमने देखा था कि तब जाके अगर कोई हिंदूज का लीडर अरेस्ट हुआ करता था तो हिंदूज प्रोटेस्ट करते थे, मुस्लिम्स का लीडर अरेस्ट हुआ करता था तो मुस्लिम्स प्रोटेस्ट करते थे। अभी मुस्लिम्स और हिंदूज में तब जाके कोऑपरेशन नहीं थी, और गांधी जी ने ये कहा कि जब तक हिंदूज और मुस्लिम्स एक नहीं हो जाएंगे तब तक हम कोई भी प्रोटेस्ट नहीं
कर सकते, तब तक हमारा कोई भी प्रोटेस्ट फ्रूटफुल नहीं हो सकता। और अगर हमें अंग्रेज सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट फ्रूटफुल साबित करना है तो हमारा पहला मकसद ये होना चाहिए कि हम हिंदूज और मुस्लिम्स को जो है इकट्ठा करें, यूनाइटेड करें। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन तुर्की। तुर्किश एम्पायर था, या जिसका दूसरा नाम ऑटोमन एम्पायर भी था, ये मुस्लिम एम्पायर था, यूरोप में था ये। तो इससे क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ तो ऑटोमन एम्पायर बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज पे ये कर रहा था, रूल कर रहा था। जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इख्तिताम पे ही इस ऑटोमन एम्पायर की हार हुई, यानी कि ये ऑटोमन एम्पायर जो है खत्म हुआ। जैसे अंग्रेज सरकार आए, उन्होंने मुगल एम्पायर को खत्म किया, फिर जब अंग्रेज सरकार चले गए तो इंडियन डेमोक्रेसी आए। वैसे ऑटोमन एम्पायर जो जब खत्म हुआ तो या तुर्किश एम्पायर जब खत्म हुआ, ये कब खत्म हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इसके बाद कौन लोग आए वो वहां की बात है, लेकिन यहाँ पे हमने बोलना है कि गांधी जी ने इस ऑटोमन एम्पायर की या तुर्की एम्पायर के इस डिफीट को कैसे यूज किया, वर्ल्ड वॉर के इस एंड रिजल्ट को कैसे इन्होंने यूज किया। There were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire. जब ऑटोमन एम्पायर को हराया गया तो इसके साथ ही कुछ झूठ की अफवाहें वहां से सामने आई कि अब जो है ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ बहुत ज्यादा सख्त रवैया किया जाएगा। हुआ स्पिरिचुअल हेड खलीफा ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, जो इनका खलीफा था, ऑटोमन एम्पायर का खलीफा था, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा हार्श ट्रीटमेंट की जाएगी या ट्रीटी उनके साथ साइन की जाएगी, इनको बहुत ज्यादा हर्जाना देना पड़ेगा, इनके खिलाफ बहुत ज्यादा हार्श या बहुत ज्यादा सख्त जो है रवैया इनके साथ किया जाएगा। तो इसके साथ ही जो पूरे दुनिया के मुसलमान लोग थे उनमें बहुत ज्यादा खलिश पैदा हुई, क्या हमारे खलीफा के साथ ऐसा हो जाएगा? क्योंकि तब जब इस्लामिक खलीफा की हम बात करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कौम का नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर कंट्री का खलीफा नहीं होता। जब हम खलीफा की बात करते हैं तो वो पूरे मुस्लिम्स का खलीफा होता है। तो वैसे ही मुस्लिम्स में, जो इंडिया के मुस्लिम्स है, उनमें भी आग पैदा हुई कि क्या हमारे खलीफा के खिलाफ ऐसा किया जाएगा, इनके खिलाफ क्या सख्त रवैया किया जाएगा। तो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू फोर्स ब्रिटेन टू चेंज हर तुर्किश पॉलिसी। तो इंग्लैंड अब जो है, इंग्लैंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने में कामयाब हुआ था। इंग्लैंड ही अब सुनने में आया था ये कि, या इस झूठी अफवाह के बाद सुनने में यह आया था कि इंग्लैंड ही या ब्रिटिश सरकार ही या ब्रिटेन ही जो है तुर्की के खिलाफ जो है हार्श ट्रीटी साइन करेगा। तो मुस्लिम्स ने अब ये डिसाइड किया कि अब जो है हम इस अंग्रेज सरकार के खिलाफ इसके खिलाफ जाते हैं और इसको मजबूर करते हैं इस हमारे खलीफा के खिलाफ ये ऐसी कोई पॉलिसी साइन ना करे, और जो भी इसकी पॉलिसी है या जो भी इसकी प्लानिंग है वो ये अपनी प्लानिंग जो है चेंज करे। खलीफा कमिटी, खलीफा कमिटी A Khalifa committee was formed under the leadership of Maulana Azad, Ajmal Khan and Hasrat Mohani. 3 बंदों के खिलाफ एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी का नाम खलीफा कमेटी रखा गया। इन्होंने डिसाइड करना था कि अब मुस्लिम्स को ये कैसे यूनाइट करें, अब मुस्लिम्स को कैसे यूज करें, और गांधी जी के साथ इनकी बातचीत होती रहती थी। A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass actions on the issue. फिर गांधी जी की बात अली ब्रदर्स के साथ भी हुई, मोहम्मद अली, शौकत अली नेशनलिस्ट से गांधी जी के साथ उन्होंने बातचीत की, और उन्होंने गांधी जी को मुस्लिम्स की तरफ से, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन दी कि अब इनको यूनाइट करके हम कैसे जो है एक मास एक्शन चला सकते हैं अंग्रेज सरकार के खिलाफ।